हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक या जो दूसरी यूनिट है वो है वैदिक सभ्यता। तो चर्चा करते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में क्या कुछ है। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। वैदिक सभ्यता, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता या संस्कृति किसको कहते हैं। सबसे मेन चीज ये है इसकी उत्पत्ति या परिणति कहां से हुई। तो वो सभ्यता या संस्कृति का वह रूप, सभ्यता व संस्कृति का वह रूप जिसकी परिणति यानी इसकी उत्पत्ति या जिसकी परिणति वैदिक साहित्य से मानी जाती है, वेदों से मानी जाती है, वैदिक सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो उत्पत्ति किससे हुई है? वेदों से हुई है, वैदिक साहित्य से हुई है। अब वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो वैदिक सभ्यता है उत्पत्ति वैदिक साहित्य से। ठीक है, वैदिक सभ्यता इसको अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। इसका कालक्रम दो भागों में पढ़ते हैं, पहला और दूसरा। पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। समय के हिसाब से बेटा पहला ऋग्वैदिक जो काल है, उस ऋग्वैदिक काल का जो समय है उसकी हम बात करें तो 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता की परिणति वैदिक साहित्य से हुई है। इसके कालक्रम को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है बेटा, अब बात करें वैदिक सभ्यता जो है उसके निर्माता, इसके निर्माता आर्य हुए। ये बार बार आता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन हुए? आर्य। ये जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठ कह दो, उत्तम कह दो, अभिजात कह दो, कुलीन कह दो, सैभ्रांत कह दो, बात एक ही है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हुए। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन और सैभ्रांत। अब बेटा हम बात करें आर्यों के बारे में, तो इनका क्या इतिहास रहा, कैसे ये भारत आए। आर्य सबसे पहले पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे। सबसे पहले कहां बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। चूंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और आर्यों के मूल निवास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सारे विद्वानों के मत मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी और परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है कि आर्यों का मूल निवास क्या था। तो आर्यों के मूल निवास को लेकर की हम बात करें, आर्यों का मूल निवास, देखो बेटा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सबसे पहले नंबर 1 तिब्बत के निवासी। पहला मत क्या है? तिब्बत के निवासी। नंबर 2 उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी, तिब्बत के निवासी। जर्मनी के मैदानी भागों से। नंबर 4 कश्मीर के निवासी। कहां के निवासी? कश्मीर के निवासी। नंबर 5 मध्य एशिया के निवासी।
अब देखो हम पढ़ रहे आर्यों का मूल निवास। आर्य कौन थे? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ हो या उत्तम होता है, ठीक है, अभिजात, कुलीन, सैभ्रांत भी कह सकते हैं। इनके मूल निवास को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। सबसे पहले तिब्बत के निवासी बताने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जी ने इनको तिब्बत का निवासी बताया है। उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी बताने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। जर्मनी के मैदानी भागों से तो प्रोफेसर पेंका। प्रोफेसर पेंका ने इनको जर्मनी के मैदानी भागों से बताया है। कश्मीर के निवासी एल.डी. कल। एल.डी. कल बोलते हैं कि ये कश्मीर के निवासी थे। और मध्य एशिया के निवासी सर्वमान्य मत है, सबसे ज्यादा उचित और मान्य मत इसको मानते हैं, मध्य एशिया के निवासी थे। और बोलने वाला है मैक्स मुलर। मध्य एशिया के निवासी कहने वाला कौन है? मैक्स मुलर। तो 4 तिब्बत के निवासी स्वामी दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव प्रदेश बाल गंगाधर तिलक, जर्मनी के मैदानी भागों से प्रोफेसर पेंका, कश्मीर के निवासी एल.डी. कल, मध्य एशिया के निवासी मैक्स मुलर। ये आर्यों का मूल निवास हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, वो इस सभ्यता का समाज और इस सभ्यता का परिवार। सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि की सभ्यता थी, बल्कि सिंधु नगरीय थी। समाज वहां मातृ सत्तात्मक था, यहां पितृ सत्तात्मक, ठीक है। परिवार वहां कैसे थे? एकल, यहां संयुक्त। समझना है बेटा, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता रही, पितृ प्रधान समाज रहा और संयुक्त परिवार रहे, ठीक है। प्रिय पशु घोड़ा, खोजी गई महत्वपूर्ण धातु लोहा। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातु से अपरिचित थे, और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों ने महत्वपूर्ण धातु लोहा खोजी थी, ठीक है। परंतु ये लोहे को लोहा नहीं, लोहे को ये श्याम अयस बोलते थे। लोहे का क्या नाम था? श्याम अयस। इनके समय जो तांबा प्रचलन में था उसको ये लोहित अयस बोलते थे। क्या बोलते थे? लोहित अयस, ठीक है बेटा। बात करें आगे की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, ग्रामीण सभ्यता थी, तो कृषि और पशुपालन पर विशेष बल दिया जाता था, पर विशेष बल, जो इनकी समृद्धि का, इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी होता था। क्या? कृषि और पशुपालन, ठीक है। बात करें इनके समय गाय की, अधन्या पशु या अवध्य पशु था। गाय महत्वपूर्ण पशु था इनका, प्रिय पशु घोड़ा था, पर सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? गाय। गाय अधन्य पशु था, गाय का वध नहीं किया जा सकता था। गाय का वध करने वालों के लिए या वध का प्रयास करने वालों के लिए मृत्युदंड, समझना, या फिर देश निकाला की सजा का प्रावधान था। क्यों? क्योंकि गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय मुद्रा थी, गाय मोहर थी, गाय पैसा थी, ठीक है। अधन्या पशु था, गाय का वध नहीं किया जा सकता था। वध करने वालों के लिए या गाय के वध का प्रयास करने वालों के लिए मृत्युदंड या देश निकाले की सजा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगर हम क्या है, वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी जुटा रहे हैं। वैदिक सभ्यता में हम थोड़ा सा बात करें तो कई बार पूछा जाता है मनोरंजन के साधन, तो क्या था? एक तो शिकार करना, वो वहां भी था। वो घोड़े से परिचित नहीं थे, इनको घोड़े का परिचय था, तो यहां शुरू हुई एक तो रथ दौड़, एक शुरू हुई घुड़दौड़।
वेदों के आने से, सामवेद के आने से संगीत का जन्म हुआ, तो फिर शुरू हुआ संगीत और फिर शुरू हुआ नृत्य। तो इनके मनोरंजन के साधनों में कुछ चीजें ऐड हो गई, शिकार करना, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत और नृत्य। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता को शुरू किया है और इसकी सामान्य जानकारी जुटाई है। क्योंकि वैदिक सभ्यता के अलग अलग पक्ष हैं, इसका साहित्य अलग पढ़ेंगे, समाज अलग पढ़ेंगे, राजनीति अलग पढ़ेंगे, आर्थिक विकास अलग पढ़ेंगे, धर्म अलग पढ़ेंगे और सांस्कृतिक विकास अलग पढ़ेंगे। तो अपन अगली क्लास में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।